गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल जी सर। सत श्री अकाल लिख रहे हैं क्या? सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग आप सबको। गुड मॉर्निंग भाई। जय हो। अरे बाप रे। तो आज क्या होने वाला है भाई? राहुल कुमार हर हर महादेव। पूजा हर हर महादेव सर। हर हर महादेव पूजा। अरे बाप रे। हम पता है अभी जस्ट घुसे हैं, इंटर हुए हैं। आज थोड़ा लेट हो गया था सो के उठने में। ये बताइए तो आप लोग कहीं बता सकते हैं हमको कि कौन सा टॉपिक कल हुआ था? इतना क्लास रहता है ना कि रोज रोज भूल जाते हैं। कल शायद दिल्ली सल्तनत हुआ था। दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया था कल। बताइए तो। कल दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया था। हाँ। नो हाँ ये क्या है भाई? विजयनगर होगा। आज विजयनगर होगा। ओके विजयनगर होगा आज ना। मुझे विजयनगर सेंड करने दीजिए यहाँ पे। ओके विजयनगर ठीक है हम समझ गए। याद आ गया अब कि विजयनगर होगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं जी। ये पेन कहाँ है? आप लोग की तरफ ठंड कैसा? रास्ते में जानते हैं वो ठंड लगती है, स्वेटर वेटर सब पहन के आते हैं, टोपी वोपी लगा करके, और रूम में आते ही इतना गर्मी लगने लगता है इस स्टूडियो में कि क्या बताएं। एक्चुअली यहाँ पे ये रूम पैक रहता है, मतलब स्टूडियो है ना, और लगभग 200 स्टूडियो है। आप सोच सकते हैं कि एक स्टूडियो के बाद एक स्टूडियो है, और प्लाईवुड है लगा हुआ। छोटा-छोटा रूम बनाना पड़ता है क्योंकि आप 200 रूम बड़ा-बड़ा तो नहीं बना सकते ना, जितना बड़े रूम में हम लोग रहते हैं। तो बिल्कुल कॉफन साइज़ बनाया जाता है, जिंदा आदमी के लिए। तो और आवाज़ ना जाए उसके लिए क्या किया जाता है पता है? चारों तरफ से फ़ोम लपेट दिया जाता है। तो वो क्या करता है ना, और बार-बार एक टीचर आते हैं, दूसरे टीचर जाते हैं, तो सफोकेशन जैसा हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है, तो स्टूडियो में गर्मी बहुत लगती है। देखिए, हम लोग जो है, मैं ना टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट बता दूँगा कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें से, जो आप लोग को पढ़ने चाहिए। आप लोग को बता देते हैं सबसे पहले तो कि विजयनगर साम्राज्य जो है, उसकी स्थापना 2 भाइयों ने की थी, लगभग 1336 ईस्वी में। हाँ, 1336 ईस्वी, लगभग नहीं, 1336 में ही किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी, ठीक? अ, चैट खत्म हो गया स्क्रीन से। अब 10-15 मिनट के बाद हम जो पूछेंगे तो चैट हम सामने कर देंगे, ठीक है? चलिए। कुछ चीज़ें आप लोग जानते होंगे, जैसे हरिहर और बुक्का ने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, 1326 में किया था। और उसके बाद जिस वंश की स्थापना की, उस वंश का, एक सेकंड, लाइट मुंह पे पड़ रहा है, पता नहीं किस हिसाब से नीचे लाइट लगाया जाता है। एकदम सामने लाइट रखा हुआ है और सीधा आंख पे पड़ता है। सर लोग पढ़ाते हैं, मैं ऑफ कर देता हूँ।
एक बार सर बता रहे थे कि उसपे चेहरे से ग्लो रहता है और वीडियो क्वालिटी अच्छी होती है। मेरे ख्याल से टीचिंग क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन वीडियो क्वालिटी। वैसे वीडियो क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट तो होता ही होगा। हाँ सुनिए, तो कहा थे हरिहर और बुक्का नाम के, ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया हुआ है। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और विजयनगर पर 4 राजवंशों की स्थापना की। सॉरी 4 नहीं, मतलब जिस राजवंश की स्थापना की उसका नाम संगम वंश रखा अपने पप्पा जी के नाम पर। तो जैसे मगध साम्राज्य हम लोग बोलते हैं ना, मगध साम्राज्य क्यों? क्योंकि 16 जनपद में से एक महाजनपद था, 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था क्या? मगध। और उस मगध ने क्या किया, बाकी सभी जनपदों को जीत जीत करके एक साम्राज्य खड़ा कर लिया और वो क्या बन गया, वो बन गया मगध साम्राज्य, मगध अंपायर बन गया। ठीक, बट मगध अंपायर कोई यूनानिमस नहीं था। जैसे जो मगध अंपायर था उस पर कई राजवंश थे। जैसे कौन था, सबसे पहले हरियंक था, उसके बाद शिशुनाग आया, उसके बाद नंद आया, उसके बाद मौर्य आया, उसके बाद शुंग आया। या जब आप कहते हैं दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में पहले कौन सा था, गुलाम वंश था, या अंग्रेजी में लिखा तो स्लेव डायनेस्टी था। गुलाम वंश के बाद खिलजी आया, खिलजी डायनेस्टी आया दिल्ली सल्तनत में। खिलजी के बाद कौन आया था, खिलजी के बाद तुगलक आया, तुगलक के बाद सैयद आया, सैयद के बाद लोधी आया। 4 राजवंश ने किया था कंप्लीट, और चारों राजवंश एक दूसरे से पृथक थे। ठीक वैसे ही विजयनगर साम्राज्य जो था, ठीक वैसे ही एग्जाम्पल के लिए जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना किसने की? स्थापना तो हरिहर एंड बुक्का, आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वैसे भी हरिहर एंड बुक्का नाम के दो भाइयों ने किया था। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने कब किया था? 1336 ईस्वी में। कब किया था? 1336 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद जिस वंश की नींव रखी, उस वंश का क्या नाम था? हरिहर और बुक्का ने जिस वंश की नींव रखी, उस वंश का नाम उन्होंने अपने पप्पा जी के नाम पे संगम रखा। ठीक है, तो संगम वंश की स्थापना की किसने? हरिहर और बुक्का ने। लेकिन आप लोग को बता दें कि संगम वंश ने ही पूरा ऑल टाइम, जब तक विजयनगर एम्पायर का जो है क्षरण नहीं हो गया, तब तक नहीं शासन किया, बल्कि इस बीच में अलग अलग जो है क्या हुआ, डायनेस्टी आते गए यहाँ पे। संगम के कौन बाद आया? संगम के बाद संगम सालूब आए, सालूब के बाद कौन आए? तुलुब आए, और तुलुब के बाद अराविडू आए। और याद रखिएगा, इन सब ने अपनी अपनी राजधानी भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग रखा। एक नाम विजयनगर क्षेत्र में था तो विजयनगर अंपायर रहा, लेकिन उन लोगों ने अपनी राजधानी क्या किया, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रखा। ठीक है, पीपीटी में पढ़ाते ना, हाँ ठीक है, पीपीटी से पढ़ाएंगे, बस एक ओवरव्यू दिखा देते हैं। ठीक है, एक समझने के लिए। और संगम वंश जो सबसे पहले बना, उसने अपनी राजधानी अनेगोंडी था, अनेगोंडी, मैं अनेगोंडी, क्या संगम वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? अनेगोंडी बनाई। शालूम ने कहाँ बनाई? शालूम ने हम्पी बनाई। ठीक है, शालू के बाद तुलु, तुलु वंश से ही कौन थे? ये थे, क्या बोलते हैं, कृष्णदेवराय जो थे, उसने पेनुकोंडा बनाया। हाँ, पेनुकोंडा। अराविडू का कौन बताएगा, बताइए? पेनुकोंडा के बाद अराविडू, ये नाम आसान है, ये उत्तर भारतीय जैसा मिलता जुलता नाम है। उसके बाद चंद्रगिरी बना है, उत्तर भारतीय जैसा चंद्रगिरी। ठीक है, और लास्ट अराविडू के बाद क्या हुआ? विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया, फाइनली खत्म हो गया। अब हम लोग एक एक करके जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे तो एक एक करके वंश पढ़ेंगे। ठीक है, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, और लास्ट में अराविडू वंश पढ़ेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, कई बार क्या हुआ है, 2 बार ऐसा हुआ है कि एक वंश के आखिरी शासक को दूसरे वंश के पहले शासक ने क्या किया? हत्या करके अपने वंश की स्थापना की। तो विजयनगर में उसे बलाहार कहते हैं। ठीक है, बल के माध्यम से हराया, हालांकि बल के माध्यम से, लेकिन अगर हत्या कर दी गई और फिर नए वंश की स्थापना की गई, उसे क्या कहते हैं? बलाहार कहते हैं। ठीक जैसे
धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठा था, तो वो भी एक बलाहार था विजयनगर अंपायर की भाषा में। तो इस तरह के कितने बलाहार हुए थे? 2 बलाहार हुए थे। वो हम लोग अभी देखेंगे एक-एक करके, ठीक है? ओवरव्यू हम बता चुके हैं, अब पीपीटी से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हम लोग जल्दी से आज ही खत्म कर सकें क्या? विजयनगर अंपायर को। और जहाँ समझाने वाला बात होगा वहाँ समझा ही देंगे हम। हाँ, विजयनगर अंपायर। चलिए शुरू करते हैं कहानी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की है। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीयों के सामंत थे। हरिहर और बुक्का कौन थे? वारंगल के काकतीय के सामंत थे। बाद में इन्होंने अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो वारंगल के काकतीय, ये भी पूछता है किसके सामंत थे? हरिहर और बुक्का, ठीक। अपने पिता की स्मृति में ही इन्होंने संगम वंश की नींव रखी थी। और 4 राजवंशों ने संगम सालू, मैं यहाँ पे वंश लिखा हुआ तुलुब कर देता हूं, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए अभी है तुलुब, ठीक है। और अराविडु वंश ने 300 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां भी बदलती रही, जिनका क्रम था एनेगोंडी कब? संगम के समय, विजयनगर हम्पी, सालूब के समय विजयनगर या हम्पी था, पेनुकोंडा तुलुब के समय, और चंद्रगिरी अराविडु के समय, ठीक। यहाँ तक तो ऐसे भी। अब एक एक करके चलते हैं। कौन सा? संगम वंश। संगम वंश में दोनों भाइयों ने स्थापना किया था, पर शासक तो कोई एक ही बैठता है ना गद्दी पे। तो इन लोगों ने संयुक्त शासन चलाया था कि भाई तू चला ले, तेरे बाद मैं चला लूंगा। तो हरिहर प्रथम, हरिहर बना गद्दी पर बैठा, लेकिन हरिहर के बाद एक और शासक हरिहर नाम से बैठा था, तो ये क्या बन गया? हरिहर और बुक्का में से हरिहर प्रथम बन गया, ठीक, शासक। 1336 से लेकर के 1356 तक चला। क्या ये बात याद करनी है? ये डेट याद नहीं करना है। देखिए इतिहास में तारीख याद करना पड़ता है, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा तारीख याद करेंगे। तो ये तारीख याद नहीं करना है। ये विजयनगर का शासक बना, और हरिहर के प्रथम की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम अगला शासक हुआ। हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का शासक बना, ठीक। तो विजयनगर अंपायर में पहला वंश संगम वंश का पहला शासक हरिहर फर्स्ट, हरिहर फर्स्ट ही होगा, पहला है तो, ठीक है। उसके बाद बुक्का बना, बुक्का फर्स्ट नाम से। क्यों फर्स्ट? तो हम लोग इतिहासकारों ने कर दिया, क्यों? क्योंकि इसके बाद बुक्का नाम का एक और शासक बना, तो बुक्का बना क्या? बुक्का फर्स्ट, ये बना विजयनगर संगम वंश का दूसरा शासक। इसने एक उपाधि धारण की, इसको भूलिएगा मत, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, कि ये वेदों के मार्ग की अब स्थापना किया इसने, या करेगा ये, कि हम वेद के मार्ग की, जो वेद में बताया गया है जिस मार्ग पे चलने का, उस मार्ग पर हम पूरे समाज को ले जाएंगे। तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की? ठीक है, बुक्का प्रथम ने किया था। पहली बार तोप का प्रयोग किया गया कब? जब बहमनी शासक से संघर्ष और तत्कालीन शासक मोहम्मद शाह प्रथम के साथ इसका युद्ध हुआ। बहमनी शासक मोहम्मद शाह से क्या हुआ? युद्ध के दौरान पहली बार क्या किया गया? इसने तोप का प्रयोग किया। याद करने की जरूरत उतना ज्यादा नहीं है, इतना डीप नहीं पूछता है आप लोग में। यूपी पीसीएस या बीपीएससी एग्जाम थोड़ी है। हाँ, ये वाला कहानी सुनिए। मदुरई हुआ ये कि मदुरई में जो मीनाक्षी टेम्पल है, तमिलनाडु में है। कहाँ? तो वेगई नदी के तट पर। मदुरई पर इसने अपने बेटा कंपन को बोला जाओ मदुरई को जीत के आओ। तो कंपन के नेतृत्व में विजयनगर की सेना गई मदुरई शासक के पास, मदुरई शासक को जीतने के लिए, ठीक। और जीत भी लिया, सक्सेसफुल क्या हुआ? अभियान चलाया। किस चीज का? मदुरई शासक को जीतने का। किसने? बुक्का ने नहीं, बुक्का ने अपना बेटा को भेजा था सेना देकर के कंपन को, ठीक। कंपन जब जीत करके वापस लौटा तो कंपन की बीवी बहुत खुश हुई कि मेरा पति जो है क्या हुआ, एकदम ऐसी की तैसी कर दिया। किसका? मदुरई का। तो पढ़ी लिखी थी, विदुषी महिला थी, उसका नाम गंगा देवी था। क्या नाम था? गंगा देवी। उसने एक किताब लिखी मधुरा विजयम नाम से, पुस्तक लिखी। क्या? मधुरा विजयम नाम से, ठीक। किसने लिखी? कंपन की वाइफ गंगा देवी ने। और कंपन कौन था? बुक्का फर्स्ट का बेटा था, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये सवाल पूछता है। कंपन की पत्नी गंगा देवी ने उसके इस पराक्रम पर संस्कृत में मधुरा विजयम नामक पुस्तक लिखी, संस्कृत में, ठीक है। जबकि ये तमिल तेलुगु क्षेत्र में रहते थे, खास करके तेलुगु क्षेत्र में रहते थे ये लोग ज्यादा। बुक्का प्रथम ने अपनी वैदेशिक नीति का विस्तार के लिए एक मंडल चीन भेजा था। अपनी विदेश नीति के विस्तार के लिए बुक्का फर्स्ट ने क्या किया था? चीन भेजा था। पढ़ लीजिए, उतना याद रखने का कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, हरिहर और बुक्का ने संयुक्त शासन, हाँ, ये तो अभी हम लोग जस्ट किए ही थे। इन दोनों ने क्या किया था, एक संयुक्त शासन चलाया था, दोनों भाई मिल के शासन चलाते थे। पहली बार भारत में कुषाणों ने संयुक्त शासन चलाया था। भारत में पहली बार किसने संयुक्त शासन चलाया था? कुषाणों ने, ठीक है। सर आप स्वेटर नहीं पहने हैं क्या? वहां ठंड नहीं है? ठंड है, पर ये जो स्टूडियो है ना, ये थोड़ा गर्म है, मतलब ऑक्सीजन लेवल यहाँ कम है, इसीलिए। हिना एमसीक्यू नहीं होगा, हिना एमसीक्यू आईटी पे कराते हैं ना बाबू, रोज कराते हैं एमसीक्यू आईटी पर, लेकिन वो तो फ्री का है। वही एमसीक्यू यहाँ कराएंगे तो आप लोग जवाब दीजिएगा। फ्री वाले एमसीक्यू में कौन आता है वाईटी पर ना? इसको याद कैसे करें? हाँ, ये भी पॉइंट है, इसको याद कैसे करें जो है। इसको याद करने का तरीका 2-4 बार पढ़िएगा, और क्या। पढ़ने के साथ रिकॉलिंग कीजिएगा। रिकॉलिंग समझते हैं ना, रिवीजन नहीं, रिकॉलिंग। याद करिए क्या क्या पढ़े अभी, पढ़ लीजिए, 10 मिनट के बाद बंद करके याद करिए माइंड में, ये पढ़े थे, ये पढ़े थे, ये पढ़े थे। रिकॉलिंग कीजिए, रिकॉलिंग बहुत तकलीफ दे होता है, क्या बोलते हैं, प्रक्रिया होती है, याद रह जाएगा, ठीक है। टाइम क्या है वाईटी पे? ज्योग्राफी का एमसीक्यू करना है तो आ जाइए 8 से 9, जस्ट इसके बाद। हिस्ट्री का एमसीक्यू करना है तो 10 से 11 आ जाइए, जिसमें आधा घंटा पहले थियरी पढ़ते हैं। अभी वहाँ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ सबको ही आता है ना, अलग अलग तैयारी करने वाले, पीजीटी सब वाले भी आते हैं, तो वहाँ बहुत डिटेल में कराते हैं। उसके बाद आधा घंटा क्या करते हैं, एमसीक्यू कराते हैं। आधा घंटा एमसीक्यू कराते हैं, ठीक है। 1 सेकंड के लिए जरा रुकिएगा तो। सॉरी फॉर द ग्लिच, मैन मेड। चले तो रिकॉर्डिंग कीजिए, हो जाएगा। और हाँ, इस टाइम पे आ सकते हैं पढ़ने के लिए आप लोग, 10 से 11। आपको वहाँ हिस्ट्री भी आधा घंटा पढ़ने को मिलेगा, थियरी डिटेल में। ऐसा लगेगा फिर उसके बाद कि यहाँ तो आप वैसा कुछ नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ खूब डिस्कस भी करते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम बाउंडेशन कुछ रहता नहीं है। तो आइए, आधा घंटा एमसीक्यू होता है लास्ट का, और पहला आधा घंटा थियरी पढ़ते हैं। अभी वहाँ पे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहा है। कल वहाँ पे हम ब्रह्म समाज खत्म किए थे, आज से प्रार्थना समाज शुरू होगा। आत्माराम पांडुरंग, हरिहर द्वितीय उसके बाद शासक बना, ठीक है। 1937 में बुक्का प्रथम की मृत्यु के उपरांत हरिहर द्वितीय क्या बना, शासक बना। इसने पहली बार क्या किया, राज परमेश्वर व महाराजा धीराज जैसी उपाधियां धारण की। अभी देखिए यहाँ पे महाराजा धीराज की उपाधि क्या किया था, हरिहर और बुक्का नहीं लिया था। इससे पता चलता है कि विजयनगर अंपायर उस वक्त बहुत छोटा था, और महाराजा धीराज की उपाधि लेकर के वो क्या करता था, वो अगल बगल के राजाओं को अपना दुश्मन बनाना नहीं चाहता था, ठीक है। कूटनीति का इस्तेमाल किया, भाई क्यों उपाधि धारण करें। लेकिन इसका मतलब है हरिहर द्वितीय के समय तक में विजयनगर अंपायर क्या हो गया था, बहुत बड़ा हो गया था, विशाल हो गया था, ताकतवर हो चुका था। तभी तो इसने राज परमेश्वर और राजाओं का परमेश्वर, एक तो जैसे ईश्वर क्या होता है, हम लोग का ईश्वर होता है एक, और ये राजाओं का ईश्वर था राज परमेश्वर, और महाराजा धीराज था, ठीक है। इसने उपाधि धारण कर ली। ऋग्वेद के प्रसिद्ध टीकाकार सायन इसके प्रधानमंत्री थे, याद कर लीजिएगा। हरिहर द्वितीय के प्रधानमंत्री कौन थे, सायन थे, जिसने ऋग्वेद पर टीका लिखी थी, ठीक है। ऋग्वेद को कंप्लीट पढ़ा था, फिर उस पर टिप्पणी लिखा था ऋग्वेद के बारे में, ठीक। तो ऋग्वेद के टीकाकार सायन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे किसके, वो हरिहर द्वितीय के। ऋग्वेद के टीकाकार सायन इसके, और बाद में इसकी 1406 में मृत्यु हो गई। याद करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है याद, ठीक है। तो अभी समझिए, ऋग्वेद के प्रसिद्ध टीकाकार सायन इसके क्या थे, प्रधानमंत्री थे, किसके, हरिहर द्वितीय के। और हरिहर बुक्का का बेटा कौन था, कंपन था, जिसने मदुरा को जीता था, और मदुरई को जीतने की वजह से कंपन की बीबी गंगा देवी ने मुद्रा विजयम नाम की पुस्तक लिखी थी। ये वाला स्टोरी याद रख लीजिएगा, 2 लाइन का।
और हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला ये विजयनगर एम्पायर का पहला शासक था, ठीक है। और शायन हरिहर द्वितीय का प्रधानमंत्री था जिसने ऋग्वेद पर टीका लिखी थी, ये याद कीजिएगा। शालू वंश, संगम खत्म हो गया, अब शालू आया। संगम के शासक विरूपाक्ष द्वितीय की उसके सेनापति शालू नरसिंह ने हत्या कर दी। ठीक वैसे ही जैसे मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी थी? शुंग ने कर दी थी, पुष्यमित्र शुंग ने। याद रखिएगा, मेडिवल इंडिया में विजयनगर एम्पायर लोग आमतौर पे नहीं पढ़ाते हैं, बट क्वेश्चन आता है विजयनगर एम्पायर से, तो इसीलिए, और पढ़ाते भी है तो हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं। 4 राजवंश थे, चारों की राजधानी ये थी, बस खत्म कहानी। बिहार बाओ के लिए क्लास है, बिहार BAO के लिए, उसमें कौन सा सब्जेक्ट पूछता है? जीएस पूछता है ना, तो मैं जीएस पढ़ाता हूँ। और ऐसा थोड़ी है कि अब ये वाला कहेगा नहीं, ये है BO। तो 12 बजे के बाद देख लीजिए, और क्या, रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए यूट्यूब पे, इसमें क्या ही फर्क पड़ता है। विजयनगर के इतिहास में इसे प्रथम बलाहार कहा गया, आप लोग को बताए थे ना, बलाहार, प्रथम बलाहार। दो तरह का, दो बार बलाहार हुआ था इस तरह का, तो इसको द्वितीय बलाहार, प्रथम बलाहार और द्वितीय बलाहार कहा जाता है। याद रखिएगा, जो शालू वंश है, शालू वंश की स्थापना कैसे हुई थी? संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द सेकेंड, विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या नरसिंह सालूब ने कर दी थी, या सालूब नरसिंह है जी, हाँ ठीक है, नरसिंह सालूब, सालूब नरसिंह चलेगा। तो नरसिंह सालूब ने हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। और नरसिंह सालूब कौन था? सेनापति था। जैसे बृहद्रथ की हत्या कर दी, किसके? उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग डायनेस्टी का नींव रखा, फाउंडेशन रखा। उसी तरह से विरूपाक्ष द्वितीय जो संगम वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या किसने कर दी? उसकी हत्या नरसिंह सालूब ने कर दी और सालूब वंश की स्थापना किया। इसे विजयनगर के इतिहास में प्रथम बलाहार कहते हैं, ठीक। सालूब नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र इम्माड़ी नरसिंह कौन बना? शासक बना। 1505 में वीर नरसिंह ने शालूब शासक इम्माड़ी नरसिंह की भी हत्या कर दी। यानी सोच के देखिए, ये बस बाप बेटा आया था, एक मारने के लिए, दूसरा मरने के लिए। संगम वंश के अंतिम शासक किसका? विरूपाक्ष द्वितीय का हत्या कर दिया किसने? शालूब नरसिंह ने, ठीक। और शालूब नरसिंह के मरने के बाद उसका बेटा कौन? इम्माड़ी नरसिंह, इम्माड़ी नरसिंह बना शासक। और इम्माड़ी नरसिंह की हत्या किसने कर दी? वीर नरसिंह ने। नरसिंह की हत्या नरसिंह ने की है, इम्माड़ी नरसिंह की हत्या वीर नरसिंह, जो वीर है वही जीता, ऐसे समझिए। तो वीर नरसिंह ने क्या किया? इसकी हत्या कर दी और तुलु वंश की स्थापना की, और इसे द्वितीय बलाहार कहते हैं। यानी बाप आया, अपने शासक विरूपाक्ष द्वितीय को मार करके शासक बना, उसका बेटा शासक बना कौन? इम्माड़ी नरसिंह, और वो मर करके वीर नरसिंह के हाथों तुलु वंश की स्थापना करवाया, और इसी को कहते हैं द्वितीय बलाहार, ठीक। हाँ भाई, टीचर में जीके जीएस आता है, मैं टीचर वाले को मैंने जीके जीएस नहीं पढ़ाता हूँ, मैं जीके जीएस रंजीत सर पढ़ाते हैं टीचर वालों में, ठीक है। मैं वहाँ पे 2 चीज पढ़ाता हूँ, पेपर 2 वालों को हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, पेपर 1 वालों को हिस्ट्री प्लस इकोनॉमी पढ़ाता हूँ। आप लोग को इकोनॉमी पढ़ने का शौक हो ना, तो 3 बजे से 4 बजे के बीच आ जाइए। वहां भी क्या करते हैं? हाफ एन आवर इकोनॉमी पढ़ते हैं, बाकी हाफ एन आवर MCQ करते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा टाइम। तो सालू वंश के बारे में बस 2 ही चीज याद रखना है, बाप बेटा का नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि बाप पहला शासक था, बेटा अंतिम शासक था। बाप ने अपने राजा किसकी? विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर दी। उसका नाम क्या था पप्पा का? तो सालू नरसिंह था। उसने हत्या करके सालू वंश की स्थापना कर दी, ये प्रथम बलाहार भी कहलाया। और उसका बेटा इम्माड़ी नरसिंह, वो वीर नरसिंह के हाथों मारा गया, इसको द्वितीय बलाहार कहा गया। और इस वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की, ठीक। इसको 4-5 बार रिपीट मारिए, याद हो जाएगा। क्या चीज याद नहीं था? इंसान से बढ़ के कुछ है जी, हाँ बताइए। तो आप लोग को एक स्टोरी सुनाते हैं छोटा सा। वेदों को क्या कहा जाता है पता है? श्रुति कहा जाता है। वेदों को श्रुति, श्रुति ऐसे होगा, कैसे होगा जी बताइए तो हमको। श्रुति का स्पेलिंग, मेरा स्पेलिंग ना बहुत गलत होता है, पता नहीं क्यों। चलिए, हाँ, तो वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वेदों को आप सुने होंगे, वेदों की रचना हुई है, वेद लिखे नहीं गए हैं। वैदिक काल में वेदों की क्या हुई है? रचना हुई है। रचना मतलब जैसे हम अभी कुछ बोल रहे हैं, क्या कोई लिख रहा है क्या? ये सारा बात नहीं ना, लेकिन आप लोग सब सुन लिए। हो सकता है आप क्या किए, बार बार माइंड में सुन के याद कर लिए, और वो चीज आप अपने बच्चे को ट्रांसफर किए। ऐसा बोला गया था, फिर वो अपने बच्चे को ट्रांसफर करेगा। लिखा नहीं जा रहा कहीं भी। वेद वैदिक काल में रचे गए, चारों वेद, फिर पुराण रचे गए, सब कुछ। और लोग क्या किया? सुना, सुन के गुरु शिष्य परंपरा में अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करता गया।
और आश्चर्यजनक रूप से इसको जब लिखा गया, कब, गुप्ता पीरियड में लिखा गया पहली बार सारे वेदों को, तो जानते हैं 100% शुद्धता के साथ लिखा गया, इसलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। इस बीच लगभग 1500 सालों तक या उससे भी ज्यादा कितने मोटे मोटे ग्रंथों को सुन के भारतीय परंपरा ने, हमारे पूर्वजों ने याद रखा है, और हम उन्हीं की संतान है जिसे 4 लाइन याद नहीं होता है। जो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कैसे याद होगा? अपनी ग्लोरी को पहचानिए भाई, ऐसा दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है। सोचिए कितने प्राउड की बात है। चलिए, तुलु वंश बहुत लंबे समय तक चला, क्योंकि तुलु वंश को एक बढ़ के एक शासक मिले। तो वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की, किसको? इमाड़ी नरसिंह को निपटा करके, ठीक। उसकी मृत्यु के बाद, वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका सौतेला भाई, हाफ ब्रदर, क्या बना? कृष्णदेव राय शासक बना। और ये विजयनगर तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक होने के साथ साथ पूरे विजयनगर अंपायर का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, चलिए कृष्णदेव राय के बारे में शुरू करते हैं। कृष्णदेव राय तुलु वंश का तथा विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था, ये तो हो ही चुका है। मात्र 10 वर्ष में कृष्णदेव राय ने अपने सभी विरोधियों को पराजित कर दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की प्रभुसत्ता स्थापित कर दी। याद करना है नहीं, बस एक लिंक है, कड़ियां जोड़ने के लिए है। कृष्णदेव राय शासक, महान शासक एवं विद्वान था, इसे तो वैसे भी नॉर्मल है, इसको क्या ही याद करना है, ये याद करना है। उसके दरबार में अष्ट विद्वान रहते थे, इसको अष्ट दिग्गज कहते हैं। ये कौन था? ये 8 तेलुगु कवि थे। 8 तेलुगु क्या थे? कवि थे। 8 तेलुगु कवि को क्या मिला के बोला जाता था? अष्ट दिग्गज। आप लोग को पता है ना, चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न रहता था और अकबर के दरबार में नवरत्न रहता था। तो 2 नवरत्न है हमारे पास, याद करना ही है। और एक अष्ट दिग्गज है कृष्णदेव राय के दरबार में, और एक अष्ट प्रधान है शिवाजी के दरबार में। इतना तो याद करना है भाई, ठीक है। श्रुति सिंह, सर मेरा नाम क्या चीज भाई? आपका नाम? दीपक भारती। सर डीएलएड का क्लास कितने बजे होता है? नहीं पता यार, उतना नहीं पता। घनश्याम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग घनश्याम। चलिए, उसके बाद अराविडु वंश, उसने कुछ कुछ स्थापना करवाई, वो सब होगा तो बाद में देख लेंगे। अराविडु वंश की स्थापना कब हुआ था? 1570 के आसपास हुआ था, मत याद रखिएगा सीधा। तिरुमल ने पेनुकोंडा में की, यही पेनुकोंडा अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने किया था। ठीक है, यह विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वर्ष था, चौथा वंश था, और अंतिम, इसके बाद क्या हुआ? विजयनगर अंपायर का चौथा हो गया। ठीक, इस वंश के जो शासक थे कौन? वेंकटेश द्वितीय ने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाई। हम लोग अभी पढ़े थे ना, अराविडु वंश की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगिरी थी। ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था, और ये इस वंश का अंतिम शासक था, विजयनगर अंपायर का अंतिम शासक था। तो विजयनगर अंपायर का श्रीरंग तृतीय था। उसके बाद विजयनगर अंपायर को किसी ने हराया नहीं कि हरा दिया, खत्म कहानी, बाय बाय टट्टा गया, बल्कि ये इतना कमजोर हो गया कि इसके आउटस्कर्ट में जो कब्जे में थे इसके राज्य, सब धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए। जैसे अगर बक्सर के युद्ध को छोड़ दें तो मुगल अंपायर को किसी ने हराया नहीं, वो धीरे धीरे इतना कमजोर हो गया था कि ऐसे ही सब स्वतंत्र होने लगे थे। बंगाल तो स्वतंत्र हो ही चुका था, वो खुदे सोचे रिफ्यूजी बन के शरणार्थी बन के कहा था, अवध में पड़ा हुआ था। ठीक है, असाइलम सीकर हो गया था। चलिए, अराविडु वंश का तो अंत हो गया। उसके बाद अभी तक का जितना भी पढ़े हैं हिंदी, उसकी है यहाँ अंग्रेजी। ठीक है, तो विजयनगर अंपायर में इतना आप लोग के लिए मेरे ख्याल से पर्याप्त रहेगा। अब देखिए, इससे ज्यादा अगर सवाल, अच्छा एक चीज और, एक दो चीज याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, कॉपी निकाल के ये ऐड कर लीजिएगा इसमें। विजयनगर अंपायर में क्या ऐड करना है? 2-4 चीज ऐड कर लेना है, कभी कभी पूछता है जो। देखिए, अष्ट दिग्गज कहाँ रहते थे? विजयनगर अंपायर में अष्ट दिग्गज रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। तो अष्ट दिग्गज कौन थे? वो लिखा हुआ नहीं था, वैसे हम उस वक्त बताए थे। जो तुलु वंश के शासक जो कौन थे? कृष्णदेव राय थे, देव राय। ठीक है, इनके बारे में सुनिए। इनके दरबार में कौन रहते थे? इनके दरबार में अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज। ये अष्ट दिग्गज कौन थे? लिख लीजिए। ठीक है, ये थे 8 तेलुगु कवि थे। ठीक, इतना याद हो गया। उसके बाद कृष्णदेव राय को बाबर ने, बाबर का नाम सुने हैं? अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, बाबर ने बाबरनामा में क्या किया था? बाबरनामा में भारत का
सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। ठीक है, तो बाबर ने सबसे शक्तिशाली शासक किसको बताया था? कृष्णदेव राय को बताया था। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बाबर ने किसको बताया था? कृष्णदेव राय को बताया था। एक चीज और, कृष्णदेव राय के समय में या विजयनगर के समय में, मैं बस विजयनगर ही लिख देता हूँ, विजयनगर के टाइम में एक मंदिर निर्माण शैली बनी थी, उसको नायक शैली कहते हैं। मंदिर निर्माण की आप लोग को 3 शैली बताए थे ना, याद कीजिए। मंदिर निर्माण की एंशिएंट इंडिया में कौन कौन सा शैली बताए थे? नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो बेसर शैली की एक नहीं, द्रविड़ शैली की एक उप शैली विकसित हुई थी विजयनगर अंपायर के समय में। उस शैली का क्या नाम था? कि नायक शैली। नायक शैली, ठीक है ना था। उसके बाद एक और बात मैं यहाँ बता देता हूँ, पेन चेंज करके बता देता हूँ। मंदिरों में एक नया मंडप बनने लगा था। एक मंदिर में कल्याण मंडप नाम से, कल्याण मंडप नाम से क्या हुआ था? एक नया मंडप यानी कक्ष बनने लगा था। ठीक है, इसको आपको नोट डाउन करना है ना, कि यहाँ देख लेना और बाद में कहना है कि आपकी राइटिंग खराब है। मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, नहीं दिख रहा है, ठीक है, पता नहीं चल रहा है, तो अभी हम दिख भी रहा है, दिखेगा भी, पता भी चलाते हैं। सबसे पहले लिखिए पहला लाइन, जो ये वाला लाइन है, इस लाइन के बारे में लिखिए। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो 8 तेलुगु कविते रहते थे, हमें लिखा रहा हूं, लिखिए चचा, हम लिखा रहे हैं, ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो 8 तेलुगु कवि थे रहते थे। उसके बाद अगला लाइन, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय को बताया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। ठीक, अगला लिखिए, विजयनगर के समय मंदिर निर्माण की नायक शैली का विकास हुआ। विजयनगर, सर आप बढ़िया पढ़ाते, थैंक यू नवीन जैन। विजयनगर अंपायर के समय मंदिर निर्माण की एक नायक शैली का विकास हुआ। मंदिर निर्माण की नायक शैली का विकास हुआ। अगर नायक शैली के बारे में लिखना हो तो ये उप शैली है द्रविड़ शैली का। द्रविड़ हालांकि उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, देख लीजिए। साउथ में तो द्रविड़ शैली होगा ना, आप लोग को बताए थे साउथ में द्रविड़ शैली था। और मंदिरों में एक नया मंडप कल्याण मंडप से, सर एग्जाम कब तक होगा ना पता भाई, फिर से बोले। तो विजयनगर साम्राज्य में मंदिर निर्माण की नायक शैली का विकास हुआ। ठीक, विजयनगर साम्राज्य में या के समय मंदिर निर्माण की नागर शैली का विकास हुआ। अगला लिखिए, इसी में मंदिर में कल्याण मंडप नाम से एक नया मंडप बनने लगा। मंदिर में कल्याण मंडप नाम से एक नया मंडप बनने लगा। ये सारा ऐड कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, कल्याण मंडप क्यों, याद रखिएगा कि भारत में जैसे कि जो क्या बोलते हैं, आमतौर पे मंदिर, मस्जिद, चर्च, सिनेगॉग, गुरुद्वारे, ये सब जो होते हैं ना, स्तूप, ये सब पूजा स्थल होते हैं। लेकिन भारतीय परंपरा में एक नई ये विकसित हुई है। वो विकसित क्या हुई है, क्या बोलते हैं, हाँ, तो लेकिन भारत में क्या है कि जो मंदिर है, वो मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है। आप देखे होंगे, कोई भी कार्य कराना होता है, अनुष्ठानिक कार्य, सब कुछ वहां होता है। शादी होता है, मुंडप होता है, मुंडन होता है, कुछ गृह प्रवेश वगैरह के लिए तिथि विधि निकाली जाती है। वहीं पे श्राद्ध वगैरह का भी काम वहां करवा लिए जाते हैं। जो श्राद्ध पूजा है, पिंडदान, सब होता है मंदिर में। तो इसीलिए मंदिरों को क्या है कि विशाल बनाया जाता था भारत में पहले, अलग अलग कार्यों के लिए। तो कल्याण मंडप एक अलग बनने लगा। कल्याण का मतलब जो हम समझा रहे थे आप लोग को, कल्याण का मंडप मतलब
तमिल भाषा में होता है शादी की कल्याण हो गया। हालाँकि एक बात सही है, शादी के बाद तो कल्याण हो ही जाता है, इसलिए तो हम ही कल्याण रख दिया शादी का। तो कल्याणम मतलब शादी होता है। तो हो सकता है शादी विवाह के लिए इसका इस्तेमाल होता होगा इस मंडप का, इसलिए इसका नाम कल्याण मंडप हो गया, ठीक है? तो सर फिर से बोलिए। रिजवाना, रिजवाना सुनिए, एक बार मैं फिर से शुरुआत से बोल देता हूँ। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो 8 तेलुगु कवि थे रहते थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय को बताया है। विजयनगर साम्राज्य में मंदिर निर्माण की एक नायक शैली का विकास हुआ और मंदिर में कल्याण मंडप नाम से एक नया मंडप बनने लगा, ठीक है? आई होप कि अब डन हो गया होगा। और इसके डन होने के साथ साथ विजयनगर अंपायर भी डन हो गया। पर अभी हमारे पास अभी है कितने मिनट है? 37 हुआ है। अभी कम से कम हमारे पास 10 मिनट है। तो 10 मिनट में हम लोग गूगल शुरू कर देते हैं, ठीक है? गूगल शुरू कर देते हैं। चलिए डन हो गया होगा आप लोग सबका, आई होप। आज और कल आप लोग एंशिएंट इंडिया पढ़ नहीं, क्या है एंशिएंट के बाद मेडिवल इंडिया। तो आज और कल मेडिवल इंडिया पढ़िएगा, उसके बाद भाई लोग मॉडर्न इंडिया में घुस जाएंगे, ठीक? एमसीक्यू सर करा दीजिए। एमसीक्यू करने का मन है आप लोग का, तो फिर आज शुरू नहीं होगा तब अथी है, कल कीजिएगा सर। एमसीक्यू एमसीक्यू करना है। रुको यार देखने दो एमसीक्यू है कि नहीं। कौन से टॉपिक का एमसीक्यू करना है? कौन से टॉपिक से एमसीक्यू करना है? किसी भी टॉपिक से करा दें। देखता हूं मैं एमसीक्यू है कि नहीं मेरे पास। मोबाइल में ही रखते हैं ना कभी चीज। एक एमसीक्यू है लेकिन वो मेडिवल इंडिया का दिख रहा है, पता नहीं वो किसका है, लेकिन देखते हैं किसका है। आप लोग भी ना बहुत फरमाइशी हैं जी। क्लास छोड़ करके आप लोग रेस्टोरेंट सोच के आते हैं क्या? हम्म, चलिए शुरू करते हैं। क्या? तो एमसीक्यू सर जितना पढ़ाए हैं, हाँ क्या करा उतना को सर, जो भी पढ़ाए हैं उससे करवाइए। हाँ जो पढ़ाए कल पढ़ाए थे ना, नहीं कि नहीं? अरे हाँ ये तो औरंगजेब वाला है, और औरंगजेब तो अभी पढ़ाए नहीं है हम। रुको यार, औरंगजेब तो पढ़ाए नहीं है, हमको लगा मेडिवल इंडिया का तो है ना एमसीक्यू। ये औरंगजेब या मुगल काल से संबंधित है, देखिए ना। देखिए ईरान के शासक और मुगल शासकों के झगड़े की जड़ क्या थी? शाहजहां के बल्ख अभियान, मुमताज महल, जाने दीजिए जी, पागल है क्या? पढ़ाए हैं नहीं, एमसीक्यू करवाएंगे। छोड़िए अब, आज बार रहने दीजिए। अब वैसे भी 10 मिनट पहले छुट्टी दे रहे हैं, 10 मिनट पहले छुट्टी देना ही होता है। छोड़िए, क्या बात है, ऐसे ही बात में टाइम, कोई बात नहीं, करवा दीजिए। ओके सर, दिल्ली सल्तनत वाला करा दीजिए। दिल्ली सल्तनत वाला चचा, उनको इनको खोजने दो मोबाइल में यार, बातें में टाइम खराब कर दोगे तुम लोग। बात सही है, देखते हैं दिल्ली सल्तनत वाला, देखते हैं अगर होगा तो 10 क्वेश्चन करवा देंगे, हमको क्या दिक्कत है कराने में। मुझे देखने दीजिए आप लोग। एक सेकंड। ठीक है, कुछ सवाल तो दिख रहा है मुझे, मैं कोशिश करता हूँ ये करने का, ठीक है?
इसमें से 10 सवाल भी अगर करा सकूँ 10 मिनट में तो काफ़ी रहेगा, 10 से 15 मिनट करा देंगे। अरे चैट पब्लिश कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। लो चैट पब्लिश हो गया, चैट पब्लिश कीजिए, गपियाओ आपस में। चैन नहीं है, बात करना है आपस में। हाँ ठीक है, अभी नहीं बात कीजिएगा तो कब बात कीजिएगा ना। बढ़िया बढ़िया कमेंट लिखिए ताकि सामने वाला देख के आपस में डिस्कस कर, देखो कितना बढ़िया लिखा है, मुंडा कमाल का है, क्या लिखता है चैट में ना। चलिए शुरू हो जाइए। अब ये है तो पढ़ा हुआ दिल्ली सल्तनत का, लेकिन मुझे नहीं पता किस टॉपिक का है, मिल गया संयोग से ढूंढने में। जौनपुर नगर की स्थापना, तुगलक वंश से संबंधित सवाल। जौनपुर नगर की स्थापना की थी किसने, चलिए बताइए, करा दीजिए, और जो बचेगा तो पीडीएफ दे दीजिएगा। क्या बात है, गजब, ऑर्डर मस्त देते हैं आप लोग, खतरनाक, मतलब हेडशॉट। तो बताइए जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, क्या होगा इसका, फिरोज शाह तुगलक ने, जौना खां, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अगला, निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है, मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ, टाइमर मैं सीधा लगा दूंगा। आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ। आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ। आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ। जौनपुर, भारत का सिराज किसको कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, किसको कहते हैं कश्मीर का अकबर, शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुत्सिकन, हैदर शाह और जैनुल आबेदीन। इसमें से किसे कहते हैं कश्मीर का सिकंदर, सॉरी अकबर। तो इसमें से क्या होगा, जैनुल आबदीन को कहा जाता है। ये भारत का पहला शासक था जिसने जजिया समाप्त किया था। चलिए अगला, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था, जैनुल आबदीन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, हुसैन शाह सरकी ने, अकबर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज द फर्स्ट टू एबॉलिश द जजिया टैक्स, बताइए जजिया कर, जजिया कर किसने समाप्त किया था, अभी अभी बताए थे ना आप लोग को, जैनुल आबदीन ने किया था पहला, जस्ट बताए थे। कौन सा विद्वान कुंभा के राणा कुंभा की बात हो रहा है, के दरबार में रहते थे, मुनि सुंदर सूरी नहीं रहते थे, यानी 3 रहते थे, नाथा, टिल्ला भट्ट और मुनि जिन विजय सूरी। तो याद रखिएगा ये जो इसमें से क्या होगा आंसर, इसमें से एक जो आंसर नहीं होगा वो होगा जिन विजय सूरी। जिन विजय सूरी किसके दरबार में रहते थे, जिन विजय सूरी रहते थे मोहम्मद बिन एमबीटी के दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन विजय सूरी को कौन सी उपाधि दी थी, पढ़ाए थे, जगत गुरु, जगत गुरु की उपाधि दी थी, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जिन विजय सूरी रहते थे, और राणा कुंभा के दरबार में कौन रहते थे, मुनि सुंदर सूरी, अच्छा एक सूरी वहां भी रहता था, टिल्ला भट्ट और नाथा, टिल्ला भट्ट, नाथा और मुनि सुंदर सूरी, सुंदर सूरी, टिल्ला भट्ट और नाथा। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी, द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी, गंग की, काकतीय की, होयसल की, कदम्ब की। गंग, काकतीय, होयसल, कदम्ब, किसकी राजधानी थी द्वार समुद्र, बताइए आप लोग। द्वार समुद्र वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी, क्या होगा, होयसलों की राजधानी थी द्वार समुद्र, होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र, कहाँ है, कर्नाटक में है। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है, हैदराबाद, कर्नाटका, बीजापुर, बंगलोर। गोलकुंडा को क्या कहा जाता है, फास्ट चल रहे हैं ताकि आप लोग कम से कम यूज थ्रू तो हो जाए क्वेश्चन से, सॉरी गो थ्रू हो जाए क्वेश्चन से। क्या होगा, हैदराबाद को गोलकुंडा कहा जाता था। होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पे, होयसल स्मारक हम्पी और हॉस्पेट में, हेलबिड और बेलूर में, मैसूर और बेंगलुरु में, श्रृंगेरी और धारवाड़ में। बताइए होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, हम्पी, हॉस्पेट, हेलबिडे और बेलूर, मैसूर और बेंगलुरु, श्रृंगेरी और धारवाड़। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बेलूर और हेलबिडे, हेलबिडे और बेलूर में, ठीक है, बिड बेलूर, होयसल स्मारक हेलबिडे और बेलूर में। गुजरी महल किसने बनवाया था, बताइए, सूरज सेन, मान सिंह, तेजकरण, अकबर ने। इसमें से किसने बनवाया था गुजरी महल, हालांकि अब ये तो अथी हो गया जी, मुगल में पहुंच गए हम लोग ना, 10 ही क्वेश्चन में मुगल पहुंच गए। हाँ चलिए, भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, अलवारों ने, सूफी संतों ने, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। अलवार संत, सूफी संत, सूरदास, तुलसीदास।
किसने किया था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ? तो क्या होगा? अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। अगला, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्यता क्या है? बुद्ध और मीराबाई, वैसे ये सब तो नहीं है पढ़ेंगे, बुद्ध तो पढ़ चुके हैं, मीराबाई तो पढ़ेंगे नहीं, पर बताइए कभी कभी क्या है? अहिंसा व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है और सत्य बोलना। कि दोनों अहिंसा व्रत का पालन करते थे, दोनों निर्वाण के लिए तपस्या करते थे, दोनों कहते थे संसार तो दुखों से भरा हुआ है। और तीसरा, चौथा, दोनों झूठ नहीं बोलते थे, चाहे कुछ हो जाए, प्राण जाए पर झूठ ना बोले। हाँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, अब सीसी हो गया है। तो इसका क्या होगा? संसार दुखपूर्ण है, दोनों बोलते थे। गौतम बुद्ध ने क्या किया था? गौतम बुद्ध ने बोला था संसार दुखमय है। गौतम बुद्ध ने कहा था, उन्होंने कहा था सर्वम दुखम दुखम, सभी जगह दुख ही दुख है। पूरा समाज घबरा गया, क्या बोले? पूरा दुख ही दुख है? बोले हाँ, और इस दुख का कारण है। फिर पूछे क्या कारण है? और कारण को अंत नहीं कर सकते, दुख खत्म नहीं कर सकते, समाधान नहीं हो सकता है? बोले हाँ, दुख समाधान संभव है। और क्या समाधान है? तो बोले दुख समाधान का मार्ग है। और क्या मार्ग है? तो ये देखो, अष्टांगिक मार्ग, इसका पालन करो, मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, उसका विस्तार है। तो गौतम बुद्ध ने कहा था संसार दुखमय है, ठीक। और मीराबाई ने क्या कहा था? मीराबाई ने भी कहा था कि मेरे जीवन में दुख इतना ज्यादा है कि मैं अब दुख से ही प्यार करने लगी हूँ। क्यों? क्योंकि जब यही है जीवन में, तो जो नहीं है उसके बारे में क्यों सोचें? जो जीवन में है उसको लेके ही खुश हुए, उसी से प्यार करें। और मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही है। मीराबाई की एक प्रसिद्ध कविता है, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा है। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, यानी मैं तो दर्द की दीवानी हूँ। मेरो दर्द न जाने कोई, और मेरा दर्द कोई नहीं जानता है। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। जैसे सिर्फ घायल की क्या गति होती है, क्या तकलीफ होता है घायल को, ये दूसरा घायल ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता है। एक जगह और, जैसे वो है ना, बिहार में एक कहावत चलता है, जाकी पी पैर ना फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई। जो आप देखे होंगे मम्मी पापा लोगों को, पैर का जो एड़ी होता है वो फट जाता है चलते चलते। तो वो कभी-कभी ज़्यादा फट जाता है ना, तो बहुत तकलीफ देता है। फिर तो पैर रख के आप चल भी नहीं सकते हैं। सोच के देखिए कैसा लगेगा कि चलने में, और बिना चले कैसे चलेगा? एक ही जगह पड़े नहीं रहेगा आदमी। तो ये जाकी पैर ना फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई। ठीक है? ठंड नहीं लग रही है ना? हम राहुल गांधी जी की तरह भारत न्याय यात्रा पर निकले हैं, और सिर्फ टी-शर्ट पहन के ही। आप लोग का सिलेक्शन यात्रा पे निकले हैं हम, ठीक है? उनसे हम क्या इंस्पायर्ड हैं। सर कितना अच्छा समझाते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू उल्फत। अगला, अगला है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन क्या था? किसने? मध्वाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, श्रीकांताचार्य ने, रामानुज ने। ये सब बताइए। वैसे तो देखें जरा, इसको समझा के छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको समझाएंगे ना तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। जैसे आप लोगों को दर्द वाला समझाए थे। मेरा डाउट सॉल्व करवा दीजिए। आपका डाउट क्या है भाई? वैसे आपका कमेंट बहुत तेजी से खिसक गया है, तो मैं वापस से आपका कमेंट लाने की कोशिश करता हूँ। किनका था कमेंट वो? हुमेरा, हुमेरा, एक बार आप डाउट लिखिए अपना। इसका होगा वल्लभाचार्य। सुनिए वल्लभाचार्य क्या होता है। एक हुए शंकराचार्य। कौन शंकराचार्य? अभी जो 4 गो शंकराचार्य सुने वो नहीं, उन्हीं के नाम पर वैसे है। जो आदि शंकराचार्य है, उन शंकराचार्य ने क्या कहा कि ये है परमात्मा। परमात्मा, ठीक है? इसी परमात्मा का एक छोटा सा टुकड़ा है आत्मा, जो हम सबके शरीर में है। बस हम लोग को अलग दिखता है, परमात्मा अलग है, हम अलग हैं, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वो परमात्मा का एक छोटा सा अंश है हमारे भीतर। जब हम लोग की मृत्यु हो जाती है, तो हमारे शरीर से क्या निकल जाता है? आत्मा निकल जाता है। हिंदू फिलॉसफी ये कहता है, आत्मा निकल जाता है, शरीर बच जाता है, बॉडी बच जाता है। तो परमात्मा और आत्मा दरअसल एक ही है, बस हमें अलग प्रतीत होता है, ठीक? इसी अलग प्रतीत होता है आदमी को। जब यही बात समझ में नहीं आया था शंकराचार्य का बात, तो शंकराचार्य की ये बात एक आदमी को समझ में आ गई थी। वो आदमी थे कबीर। कबीर ने यही बात पब्लिक को समझाने के लिए क्या बताया, क्योंकि शंकराचार्य ने बहुत लंबी चौड़ी बात करके गए थे वो, और उस भाषा में बात करके गए थे। यही बात की आम पब्लिक को नहीं समझ में आया था, विद्वानों को समझ में आ गया था, कबीर दास को समझ में आ गया था। कबीर दास ने इसी बात को समझाने के लिए एक ये रखा, दोहा रचा, और क्या लिखा? जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहियो ज्ञानी। यह तथ्य ज्ञानी लोग कह के गए हैं। मतलब एक तालाब है, उस तालाब में एक कुंभ है, कुंभ मतलब घड़ा है, और उस घड़े के भीतर भी इसी तालाब का पानी है। तो क्या है? दोनों तो अलग अलग है ना, जैसे आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है,
लेकिन अगर इस कुंभ को, घड़े को फोड़ दें तो ये पानी इसमें समा जाएगा और फिर पता भी नहीं चलेगा कौन सा पानी घड़े का पानी था। तो ठीक वैसे ही ये जो कुंभ है हमारा शरीर है, ये घड़ा है, ये हमारा शरीर है, इसके अंदर जो पानी है, ये पानी क्या है? आत्मा है। और जो पूरे पानी जिस पे तैर रहा है वो परमात्मा है। जिस दिन इस शरीर खत्म होगा ना, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगा। तो शंकराचार्य के इस सिद्धांत से एक उन्होंने शब्द कहा, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो ब्रह्म है, परमात्मा ही तो ब्रह्म है ना, इसी का अंश जब मेरे भीतर है तो हम भी ब्रह्म है। छोटा मोटा ब्रह्म तो हम है ही। क्यों? क्योंकि परमात्मा का ही अंश मेरे भीतर है। तो हम किसी की पूजा क्यों करें, किसी की भक्ति क्यों करें? हम तो खुद में ही ईश्वर हैं। अहम ब्रह्मस्मि शब्द सुने होंगे, आज आप लोगों को समझ में आया होगा। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं का मतलब, तो परमात्मा का ही अंश जब मेरे भीतर है तो हम ही ब्रह्म है। तब आए बीच में, इसलिए हम किसी की पूजा पाठ नहीं करेंगे। तब आए बीच में बल्लभाचार्य कि अभी हम जिंदा हैं बोलते, और इन्होंने बोला ना ना, शुद्धाद्वैतवाद का एक दर्शन दिया। शुद्धाद्वैतवाद ये अद्वैतवाद है। अद्वैत मतलब ना द्वैत, ना द्वैत मतलब दो नहीं एक है। कौन है? परमात्मा आत्मा दो नहीं एक है। ये अद्वैतवाद कहा शंकर ने अपने इस विचार को, क्या नाम दिया? अद्वैतवाद। फिर वल्लभाचार्य आए, उन्होंने कहा नहीं अद्वैतवाद नहीं, शुद्धाद्वैतवाद। इसका मतलब क्या था कि चलो शंकराचार्य जी मान लिए कि आत्मा परमात्मा एक ही है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो हम लोग अलग हैं क्यों? फिर अलग हैं क्यों? अलग हुए क्यों? क्योंकि ये क्या है? शुद्ध है, ये अशुद्ध है। आत्मा को जब हम शुद्ध बनाएंगे तो ये परमात्मा में विलीन हो जाएगी, और शुद्ध बनाने के लिए पूजा पाठ भक्ति करनी पड़ेगी, तब हमारा आत्मा शुद्ध हो जाएगा। दरअसल हम पूजा पाठ भक्ति करके शरीर को शुद्ध नहीं बनाते, आत्मा को शुद्ध बनाते हैं, ताकि वो परमात्मा जैसी शुद्धता प्राप्त कर ले और परमात्मा में जाके विलीन हो जाए। ठीक है? तो शुद्धाद्वैतवादी दर्शन किसने प्रतिपादित किया? वल्लभाचार्य ने। आप लोग को ना शुद्धाद्वैतवाद इससे ज्यादा बेहतर ढंग से कोई नहीं समझाएगा। हालांकि ये 4 घंटे का टॉपिक है, लेकिन हमने 4 मिनट में समझाया है। ठीक है? अब एक और बात बताइए तो, समझ में आया? हाँ, टाइम खत्म हो गया, अब हम बंद करेंगे क्लास, लास्ट है ये। समझ में आया? ठीक है, बाय एवरीवन। मिलते हैं हम लोग कल। 2 दिन में आप लोग का मुगल खत्म हो जाएगा, तीसरे दिन हम लोग मॉडर्न इंडिया में शुरू कर देंगे। ठीक है, बाय। सर बाहर आ गए हैं।